हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई कक्षा 9वीं और 10वीं की साहित्य सागर किताब से काकी इस कहानी को समझते हैं। इसके लेखक है सियाराम शरण गुप्त जी। इस कहानी का मुख्य पात्र है शामू। ये एक चाइल्ड साइकोलॉजी की कहानी है। इस कहानी में शामू अपनी माँ को खो देता है। उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और माँ की मृत्यु के बाद शामू बहुत दुखी रहता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ईश्वर के पास गई है तो वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि माँ को ईश्वर के पास से लाया जाए। मैंने यहाँ वर्ड और उसके आगे ही ब्रैकेट में मीनिंग लिखा है और दोनों को अंडरलाइन भी किया है। कहानी के शुरू में ही जब शामू नींद में से उठता है तो देखता है कि पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है, बिल्कुल शोर चल रहा है और वो देखता है कि उसकी माँ एक कपड़ा ओढ़े हुए ज़मीन पर लेटी हुई है और घर के लोग बड़े ही दुख से बिलख बिलख कर रोते हैं। जब शामू ये सब देखता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि घर में क्या हो रहा है। पर जब लोग उसकी माँ उमा को श्मशान ले जाने लगते हैं क्रिमेशन के लिए, तब रामू बड़ा उधम मचाता है। वो तो अपनी माँ को जाने नहीं देना चाहता, इसलिए रोता है, चिल्लाता है, माँ के ऊपर जा गिरता है और कहता है कि मेरी माँ तो सो रही है, इसे कहाँ ले जा रहे हैं, मैं नहीं ले जाने दूंगा। लोग बड़ी मुश्किल से शामू को उसकी माँ से अलग करते हैं और उसकी माँ को दाह संस्कार के लिए, क्रिमेशन के लिए ले जाते हैं। रामू तो बहुत छोटा और मासूम बच्चा है, इसलिए लोग उसे उसकी माँ के दाह संस्कार में नहीं ले जाते और उसे घर पे ही छोड़ते हैं। एक नौकरानी उसे घर पे संभाले रहती है। शामू बहुत छोटा बच्चा है, तो जब वो रोता है, अपनी माँ से मिलना चाहता है, तो वहाँ के जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, गुरुजन, वो उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसकी माँ उसके मामा के यहाँ गई है। घर के बड़े उसे झूठ बोलते हैं, पर असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छुपा नहीं रह सकता। असत्य झूठ मतलब अगर तुम सच को किसी झूठ का कोटिंग दोगे तो भी वो छुप नहीं सकता। तो इसी तरह शामू से जो बात घर के बड़ों ने छुपाई थी कि उसकी माँ भगवान के पास चली गई है, यह बात उससे छुपी नहीं रही। उसे कैसे पता चली? तो उसके आसपास के जो बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, उन्होंने वह बात शामू को बताई। उन्होंने बताया कि उसकी माँ कहीं नहीं, उसके मामा के यहाँ नहीं गई है, तो ऊपर राम के यहाँ गई है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। जब रामू को असलियत पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है। वैसे भी वो पहले ही दुखी था, पर जब मौत की बात बच्चों से पता चलती है तो वो बहुत रोने लगता है। काफ़ी दिनों के बाद रोते रोते उसकी आंखों का पानी तो रुक जाता है, रुदन तो क्रमशः शांत हो गया। उसकी आंखों का पानी, उसका रोना तो धीरे धीरे शांत हो जाता है, पर उसका शोक शांत न हो सका। उसका दुख है वो शांत नहीं हुआ। उसके मन में दुख बहुत ज़्यादा था। शामू के दुख को बताने के लिए लेखक यहाँ एक सेंटेंस लिखते हैं कि वर्षा के अंदर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। लेखक यहाँ शामू के दुख को बारिश से कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बारिश होती है तो 1-2 दिन में ज़मीन के ऊपर का पानी निकल जाता है, पर उसका गीलापन ज़मीन के अंदर बहुत दिनों तक बना रहता है। वैसे ही शामू का रोना तो बंद हो गया था, उसकी आंखों का पानी रुक गया था, पर दुख उसके मन में वैसा ही था। वैसे ही उसके अंतस्थल में, उसके अंदर मन में शोक जाकर बस गया था। इस तरह बहुत दिन तक रोते रहने के बाद शामू का रोना तो शांत हो गया, लेकिन उसके माँ का वियोग, उसके माँ से बिछड़ने की तकलीफ़ उसके मन में शोक बनकर रह गया। वह अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर देखता रहता था। शून्य मन से मन में कोई भी विचार नहीं आना।
एक दिन रामू ने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी और पता नहीं उसने क्या सोचा कि उसका मन एकदम से खुश हो गया। वो अपने पिता विश्वेश्वर के पास गया और बोला, काका मुझे एक पतंग मंगवा दो। उसे पतंग चाहिए थे। उसने पतंग की डिमांड अपने पिता से विश्वेश्वर जी से की। परंतु विश्वेश्वर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिल्कुल उदास और दुखी रहते थे। उनका मन कहीं और ही लगा रहता था। विश्वेश्वर जी ने शामू की पतंग की मांग तो सुनी, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और शामू को पतंग नहीं दिलवाई। शामू पतंग के लिए बहुत ज़्यादा अधीर था, एक्साइटेड था और वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। उसने देखा कि खूंटी पर विश्वेश्वर जी का कोट टंगा हुआ है। उसने एक छोटा स्टूल लिया और ऊपर चढ़कर अपने पिता की कोट की जेब टटोली। उनमें से उसे एक चवन्नी मिली। चवन्नी का आविष्कार किया। एक चवन्नी मिली। चवन्नी 25 पैसे। उस चवन्नी को लेकर वह वहाँ से भाग गया। चवन्नी को लेकर शामू भोला के पास गया। भोला उसके यहाँ काम करने वाली सुखिया दासी का लड़का था और लगभग शामू के ही आयु का था, उसकी ही एज का था। शामू ने वह चवन्नी भोला को दी और कहा कि अपनी जीजी से, मतलब अपनी दीदी से कहकर एक पतंग और एक डोर मंगवा दो। शामू भोला को हिदायत देता है कि पतंग और डोर बिल्कुल अकेले में लाना। इस बारे में घर में कोई और जान नहीं पाए, किसी को पता नहीं चलना पाए। भोला ने पतंग लाई। एक अंधेरे रूम में बैठकर वो पतंग में डोर बांधने लगे। तब शामू ने अपने मन की बात भोला से कही कि मैं एक बात बताता हूँ, पर तू यह बात किसी से नहीं कहना। और जब भोला ने सिर हिलाकर कहा कि मैं किसी से भी ये बात शेयर नहीं करूँगा, मैं किसी से भी ये बात नहीं कहूँगा, तब शामू ने बताया कि यह पतंग मैं ऊपर राम के पास भेजने वाला हूँ, ऊपर भगवान के पास भेजने वाला हूँ। और वो आगे कहता है कि इस पतंग को पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। वो कहता है कि मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर काकी का नाम भी लिख देता। शामू माँ से बहुत प्यार करता था। उसे सच और झूठ समझ में नहीं आता था। उसे लगा कि उसकी माँ ईश्वर के पास गई है तो वह अपने माँ को पतंग की डोर के सहारे नीचे ला सकता है। भोला जो था वो शामू से थोड़ा ज़्यादा समझदार था। उसने कहा, यह आइडिया तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक कठिनता है, एक प्रॉब्लम है कि इसकी डोर जो है वो पतली है। अब इतनी पतली डोर को पकड़कर काकी कैसे नीचे उतर सकती है? डोर टूट जाने का डर है। पतंग में अगर मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा, काकी उसे पकड़कर नीचे आ सकती है। शामू बिल्कुल गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। वो सोचने लगा कि भोला ने बात तो लाख रुपए की सुझाई है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पते की बात सुझाई है, पर प्रॉब्लम यह था कि मोटी रस्सी कैसे आएगी, कहाँ से मंगाएंगे, क्योंकि पास में पैसे तो थे नहीं। और शामू सोचता है कि घर में जो बड़े लोग हैं जिन्होंने बिना दया माया के काकी को जलाया है, वे तो इस काम के लिए कुछ पैसे देंगे नहीं और उसकी कुछ मदद करेंगे नहीं। पैसे कहाँ से आएंगे, यह सोचकर शामू को बड़ी चिंता हुई और उस चिंता के मारे शामू को रात देर तक नींद नहीं आई। पहले दिन उसने अपने पिता की जेब से चवन्नी चुराई थी। अब उसने सोचा कि फिर से वही तरकीब अपनाएं और उसने अपने पिता की जेब से 1 रुपया निकाला। उसने वह 1 रुपया भोला को दिया और बोला कि किसी को मत बताना और 2 अच्छी मजबूत रस्सियाँ ले आना। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, मतलब छोटी पड़ेगी, इसलिए 2 रस्सियाँ ले आना। शामू कहता है कि मैं जवाहर भैया से एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, मतलब पतंग पर काकी लिखवाऊँगा। काकी क्यों लिखवाऊँगा? क्योंकि वो तो छोटा है। वो सोचता है कि अगर पतंग पे नाम रहेगा तो काकी के पास वह पतंग आराम से पहुंच जाएगी। भोला रस्सियाँ लेकर आया तो शामू बहुत खुश था। खुश मन से शामू और भोला एक अंधेरी रूम में, अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे। तभी अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह, शुभ कार्य अच्छे कार्य में विघ्न मतलब बाधा, किसी अच्छे कार्य में बाधा डालने वाले की तरह अचानक से
विश्वेश्वर जी वहाँ आ गए और बिल्कुल गुस्से में थे, उग्र रूप धारण किए हुए बहुत गुस्से में वहाँ आए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके कोट से 1 रुपया निकाला गया है और उन्हें लग रहा था कि भोला या शामू इन दोनों में से ही किसी ने पैसे चुराए हैं। इसलिए वह बुरी तरह गुस्से में भोला और शामू के पास आ गए और धमकाकर भोला और शामू से पैसे किसने चुराए हैं यह बात पूछने लगे। भोला तो पहले ही डर गया और बोला, पैसे शामू भैया ने चुराए हैं रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए। विश्वेश्वर जी ने शामू को 2 तमाचे मारे और कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा क्या। फिर उसके बाद उन्होंने फिर और तमाचे जड़े। शामू को और तमाचे मारने के बाद विश्वेश्वर जी ने उसकी पतंग भी फाड़ डाली। अब उनका ध्यान रस्सियों की तरफ गया तो उन्होंने गुस्से में पूछा कि यह किसने मंगाई है। भोला बहुत डर गया था। भोला ने कहा कि यह तो शामू भैया ने मंगाई है। शामू भैया अपनी पतंग को ऊपर भेजकर राम के यहाँ से काकी को नीचे उतारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह पतंग और रस्सियाँ मंगवाई हैं। भोला के मुंह से यह बात सुनकर विश्वेश्वर जी बिल्कुल हैरान हो गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी तो उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। इस कहानी में शामू अपनी माँ को भगवान के घर से लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। इस तरह लेखक ने इस कहानी में अपने बेटे का माँ के प्रति जो प्रेम होता है उसे दिखाया है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।